नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम बात करेंगे आज यहां पर खाने के तेलों के बारे में। हम सब जानते हैं और ये बार बार हम बात भी करते हैं कि 60%, ऑलमोस्ट 60% जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं यहां से। डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर यहां पर काफ़ी ह्यूज है। लेकिन बात हम आज यहां पर करेंगे अदर ऑयल्स की। अब तक हम ऑफकोर्स यहां पर सरसों की जो MSP के नीचे कारोबार कर रहा है, या पाम की जहां पर प्राइसेस में अच्छी खासी उठापटक है, सनफ्लावर और सोया का किस तरह का उत्पादन है और कैसे इंपोर्ट्स हैं, इस पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जो दी अदर ऑयल्स हैं, यहां पर अब अच्छा खासा हम मार्केट शेयर बनता हुआ देख रहे हैं, और ये है कॉटन सीड ऑयल और साथ ही साथ राइस ब्रान ऑयल, जहां पर भारत में हमने प्रोडक्शन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं। तो इन्हीं दो तेलों के बारे में आज यहां पर बात करेंगे। बताएंगे आपको कि किस तरह की प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, अपॉर्चुनिटीज यहां पर कहां दिखती हुई नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ चैलेंजेस कैसे यहां पर टैकल किए जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया, साथ ही जुड़ रहे हैं राइसला ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO पुनीत गोयल और SEA के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला। नमस्कार, आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और संदीप जी, जैसे कि कहा जाता है कि ये अदर ऑयल्स हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी अपनी जगह यहाँ पर इंडियन एडिबल ऑयल सिनेरियो में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कॉटन सीड ऑयल को लेकर एज ऑफ नाउ किस तरह की प्रोडक्शन है। मुझे याद है पिछली बार जब आपने यहाँ पर इवेंट किया था, उस टाइम पे बात की जा रही थी कि 15-16 लाख टन की उत्पादन की यहाँ पर एक टारगेट है जो कंट्री यहाँ पर अचीव करेगी। एज ऑफ नाउ किस तरह के नंबर्स हैं, क्या यहाँ पर काम हो रहा है, और इंडियन मार्केट्स में किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है? मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने ये अदर ऑयल्स के प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तेल जो है ये इंडिया की खुद के ओन ग्रोन तेल है और बहुत महत्वपूर्ण तेल है, और इन पे फोकस होना भी जरूरी है बिकॉज पाम, सोया और सन हम बहुत बार बातें करते आए। तो अभी देखिए, कॉटन सीड ऑयल का जहाँ तक सवाल है, कॉटन सीड ऑयल एक बेस्ट फ्राइंग मीडियम है। मतलब गुजरात में कपासिया तेल, कॉटन सीड ऑयल इज द मोस्ट फेवर्ड ऑयल, and Gujaratis love all fried food, and this oil is fantastic with fantastic properties for frying. It consumes less oil, and the food fried in this oil remains appropriate for very long duration and doesn't develop any foul smell or foul taste. So this is the biggest plus point of cottonseed oil. और इंडिया में हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन करीबन 323 लाख बेल का है, और 323 लाख बेल में से हमें करीबन, आप समझ के चलिए, 108 लाख टन, 108 लाख टन कॉटन सीड मिलता है। और वो 108 लाख टन कॉटन सीड से हमें जो तेल मिलता है वो करीबन 12.25 लाख टन मिलता है। तो 12.25 लाख टन आज हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन है। हमारा टारगेट 15 लाख टन का, आपने सही कहा। तो 12.25 लाख टन भी एक साइजेबल टाइम है। और कॉटन देख रहे हैं आप, ये इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ग्रो हो रहा है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। सो कॉटन क्रॉप ऐसा वर्सेटाइल क्रॉप है, और कॉटन के किसान को भी एक अच्छे दाम देने हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉटन सीड का और कॉटन ऑयल का दाम अच्छा होता है, तो उससे कॉटन के किसान को भी अच्छे दाम मिलने में बहुत सहायता होती है। तो हम एक कॉटन ऑयल पे कन्वेंशन भी कर रहे हैं अहमदाबाद में, बहुत बड़ा। अजय जी और हम मिलके, AC और आइकोस का मिलके, 12-13 जुलाई को अहमदाबाद में, मैं आपको वहां आमंत्रित करना चाहूंगा। और ये बहुत ही ऑल इंडिया कन्वेंशन है कॉटन सीड ऑयल मील केक पे, एंड इसमें कोई जितने भी इंडिया के स्टेक होल्डर्स हैं कॉटन ऑयल के, वो सब वहां प्रेजेंट होने वाले हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगा, कॉटन सीड रिफाइंड ऑयल इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑयल्स, एंड US में भी हम देख रहे हैं कि फ्राइंग पर्पसेस के लिए कॉटन सीड ऑयल यूज कर रहे हैं वो लोग। सो और ये इंडिया में जिसको भी फ्लाइंग एप्लीकेशन करना है, उसके लिए कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जितना बेहतरीन ऑयल दूसरा कोई नहीं है, विद लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज एंड हेल्थ बेनिफिट्स। एब्सोल्युटली संदीप जी, मैं पीछे एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जिस तरह से इंडिया अपना एडिबल ऑयल यूज करता है, जो कॉटन सीड ऑयल है वो शायद यहाँ पर ऑलिव ऑयल से बेहतर प्रॉपर्टीज आपको दिखा सकता है। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कॉटन सीड ऑयल को एज ऑफ नाउ यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। काफी रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है संदीप जी कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन द फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है। लेकिन जिस तरह की प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ है और जिस तरह से 15-16 लाख टन की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या उतनी इन्वेस्टमेंट, क्या उतना सोइंग एरिया, किसानों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमें तो कॉटन क्रॉप पे निर्भर है, और इंडिया में कॉटन क्रॉप एक बार 370 लाख बेल तक पहुंच चुका था और 400 लाख बेल के अनुमान था। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कॉटन क्रॉप नीचे आ गया और बढ़ ही नहीं रहा। हम एक क्वागमायर में जैसे अटक गए हैं।
और हमें क्रॉप के जो 300 से 320 लाख के बेल में अटक गए हैं। तो आज कॉटन की इकोनॉमी में भी सब लोग यही चाहते हैं, टेक्सटाइल वाले भी चाहते हैं, मंत्री साहब भी चाहते हैं कि भाई 400 लाख बेल का कॉटन का क्रॉप कम से कम बने। यदि कॉटन का 400 लाख बेल का क्रॉप यदि बन जाएगा तो 15 लाख कॉटन ऑयल अवेलेबल हो जाएगा और वो हमें मीट हो जाएगा। तो हम वर्क कर रहे हैं कॉटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से और टेक्सटाइल कमिश्नर के साथ में भी, मिनिस्ट्री के साथ में भी, कि हमने उनको कहा है कि आप कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाइए, जितना भी उससे कॉटन सीड बनेगा हमारी इंडस्ट्री गारंटी करती है हम पूरा कॉटन सीड आपसे ले लेंगे और उचित दाम में ले लेंगे, बिकॉज इंडिया ऐसे भी तेल इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें कॉटन सीड लेके ज्यादा कॉटन सीड मिलेगा, हम ज्यादा कॉटन ऑयल बनाएंगे और हम उसको बेच पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला अच्छा, जैसे अब रॉ कॉटन यदि फार्म से प्लक होता है तो वो रॉ कॉटन में 2/3 वेट कॉटन सीड का होता है, ओनली 1/3 वेट वो लिंट का होता है। आप देख रहे हैं, तो हमने कॉटन वालों को भी ये कहा कि भाई ऐसे भी हम आपकी दुनिया में हेवी वेट है, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो आपको इसमें डबल जोर लगाना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश जारी। ऑफ कोर्स अगर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से है, पुश है और बाइंग एश्योरेंसेज हैं, तो क्लियरली हाफ द प्रॉब्लम यहाँ पर एक सॉल्व हो जाती है। पुनीत जी नमस्कार। और राइस ब्रांड और राइस के बारे में आपसे यहाँ पर लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह का राइस ब्रांड ऑयल का मार्केट है, कितना मार्केट शेयर है, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं फिलहाल इस सेक्टर में। नमस्कार मनीषा जी। राइस ब्रांड ऑयल अगर हम पैडी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का पोटेंशियल करीब 20 लाख टन एनुअली राइस ब्रांड ऑयल उत्पादन करने का है। करंट जो इंडियन मार्केट है उसमें हम 10 से 12 लाख टन एनुअली राइस ब्रांड ऑयल बना पा रहे हैं जी। कई कारण इसके पीछे, क्योंकि इस ऑयल की प्रोसेसिंग इस तरह से है कि ये बहुत जल्दी अगर इसको प्रोसेस टाइमली ना किया जाए तो ये नॉन एडिबल बन जाता है। उस वजह से और जीएसटी के कुछ इश्यूज की वजह से जो हम गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम टेकअप करते रहते हैं, आज की डेट में हम 60% जो कैपेसिटी है, इंडिया का पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग राइस ब्रांड ऑयल को बना पा रहे हैं। बट ये ऑयल जो है वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट ऑयल है। काफी कंट्रीज में इस ऑयल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 100 से भी ऊपर स्टडीज हैं जो बताती हैं कि राइस ब्रांड ऑयल को कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। अगर हम ग्लोबली देखें डेवलप्ड कंट्रीज में तो इस ऑयल को ऑलिव ऑयल के बराबर प्राइसेस पर बेचा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंडिया में भी हाउसवाइफ अवेयर होती जा रही है और साथ ही साथ जो फ्राइंग कंपनीज हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो 2M है, हल्दीराम्स है, बालाजी है, बिकानो है, ये सब कंपनीज भी राइस ब्रांड ऑयल की तरफ फ्राइंग स्नैक सेगमेंट में यूज करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर इस ऑयल का बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि इंडियन ऑयल्स को, इंडिजिनियस ऑयल्स को एक पुश की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहूँ राइस ब्रांड ऑयल के लिए स्पेशली, काफी साल पहले आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था एग्स के लिए कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। उसी तरह से राइस ब्रांड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत है कि एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ही एक कैंपेन को लेके आए और ये कैंपेन, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑयल को यूज कर पाए। उसके साथ साथ जो 40% का पोटेंशियल पेंडिंग है उसको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी वापस लेके आना भी बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, यानी 25 से 45% की रेंज में अलग अलग ऑयल्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी, उसको गवर्नमेंट ने हटाया था जब ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे, करीब 150 रुपए लीटर के प्राइस हो गए थे। आज वहां से 50% का डाउनफॉल आ चुका है, बट इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी नहीं लगी है, जिस कारण से जो इंडियन ऑयल्स हैं जिसमें कॉटन सीड है, राइस ब्रान है, मस्टर्ड है, उनको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये एक पॉइंट है, चैलेंज है जो हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं। जी अजय जी, ये आपसे भी पूछना चाहेंगे क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी की बात हम यहाँ पर करते हैं, स्पेशली एडिबल ऑयल्स में लेकर। हमने एडिबल ऑयल मिशन देखा है, पाम ऑयल मिशन देखा है, लेकिन ये जो इंडिजिनस ऑयल्स हैं इनके लिए कितना मिशन है, क्या कुछ आप देखते हैं? और जैसे पुनीत भी कह रहे थे कि करीबन 10-12 लाख का यहाँ पर एज ऑफ नाउ प्रोडक्शन है, 20 की अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ पुश की फिलहाल जरूरत है? मनीषा जी देखिए, मैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा कि देखिए हमारी जो जितनी लार्ज पॉपुलेशन है, अभी रिसेंटली जो डेटा है उसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट
पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें अपने पॉपुलेशन को जो फीड करना है, उसमें जो न्यूट्रिशन के लेवल पर ऑयल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। अब इसको जो इम्पोर्टेड ऑयल से हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारे इंडिजिनस 2 ऑयल जिसकी आप बात कर रहे हैं, कॉटन एंड राइस ब्रान, ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है और इनकी बेस्ट केमिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री पर डालता हूँ। जो हमारे जो WHO के रिकमेंडेशन है, उसमें जो सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड का जो रेशियो होना चाहिए, और राइस ब्रान इज नियर टू आइडियल। इससे अच्छा कोई ऑयल ही नहीं। एंड कॉटन इज द मोस्ट स्टेबल ऑयल अवेलेबल। तो कॉटन एंड राइस ब्रान को जो हमारी अभी करीब 10 से 12 लाख टन हम राइस ब्रान रिफाइंड बना रहे हैं, और करीब 13 से 15 लाख टन के बीच में कॉटन बनाते हैं। इसमें दोनों में हर साल हम करीब 1 लाख टन हम तेल बढ़ा सकते हैं। मतलब आने वाले 5 सालों में हम इसको 5 से 10 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है वो ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है, जैसे राइस ब्रान इज द चीपेस्ट अवेलेबल रिफाइंड ऑयल इन इंडिया एट लार्ज। तो हमारा सबसे अच्छा तेल होने पर भी ये सबसे सस्ता तेल। सबसे पहले तो हमको अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अच्छा है, जो लोकल है, उसकी कॉस्ट बेटर करनी होगी, जिससे कि किसान उसको जो भी उससे रेलेवेंट क्रॉप है उसको पैदा कर सकें और हम ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड बना सकें। हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ द ऑयल, जो कॉस्ट ऑफ ऑयल है, कॉटन सीड एंड राइस ब्रान दोनों की एटलीस्ट सनफ्लावर या सोया के इक्विवेलेंट जरूर होनी चाहिए, जो अभी नीचे है एट लार्ज। दूसरा जो है, ये आजकल जो ब्लेंडेड ऑयल का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें जैसे कॉटन है, जैसे अभी बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट कि उसमें फ्राइंग के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड ऑयल। इट इज मोर स्टेबल देन द ओलियन एंड अदर ऑयल्स। इसी तरह राइस ब्रान है, उसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके बहुत सी बीमारियों में उसका रोकथाम करते हैं। तो मतलब ये दोनों की बहुत अपनी सिग्निफिकेंस है। अब इसमें जो टारगेट अप्रोच गवर्नमेंट की होनी चाहिए। दूसरा, ये दोनों जो हैं वो एक बाई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दीज आर नॉट डायरेक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑयल सीड्स। तो इसके लिए हमको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, जिससे हम क्वालिटी को और बेटर कर सकें। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ऑलराइट, तो वैल्यू एडिशन तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी है, एक परसेप्शन चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है और सरकार की तरफ से एक थोड़ा सा पुश की भी ज़रूरत है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडिया के इंडिजिनस ऑयल्स हैं, जिनको हम एज ऑफ नाउ अदर ऑयल्स कहते हैं, वहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ रह सकती है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का समय है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब हम लौटेंगे तो प्राइसिंग पर भी एक चर्चा करेंगे कि जैसे अजय जी कह रहे थे कि हमारा है, बेहतरीन है, वैल्यूएबल है और गुड फॉर हेल्थ भी है, उसके बावजूद भी जिस तरह की प्राइसिंग वो एक कंसर्न है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कॉटन सीड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल की। संदीप जी, ये सवाल आपसे है। जहां पर प्राइसिंग की बात आती है, हम देखते रहते हैं अच्छी खासी उठापटक पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर खाने के तेलों में देखने को मिली है। अब जहां तक इन दोनों तेलों की बात है, कैसे देखते हैं आप भाव जो इंडियन मार्केट्स देती हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री को लगता है? देखिए, प्राइस जहां तक सवाल है, कॉटन ऑयल का प्राइस, कॉटन का मेन सीजन अक्टूबर से मार्च होता है। इस दौरान कॉटन ऑयल बहुत रीजनेबल रहता है। इस दौरान कई बार कॉटन ऑयल की कीमतें सोयाबीन ऑयल की भी नीचे चली जाती है। लेकिन जब ऑफ सीजन आ जाता है, अप्रैल से लेकर सितंबर, जब कॉटन ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और उसकी जो स्टेडी डिमांड है और जो फ्राइंग एप्लीकेशन है, उसके लिए गुजरात और ये दूसरे स्टेट्स जो है वो कॉटन ऑयल के लिए बड़े आतुर रहता है। तो लेकिन जैसे अजय जी ने कहा है कि इंडिजिनस ऑयल्स जो है वो दबे हुए हैं, उनकी कीमतें दबी हुई है। इसका मेन कारण ये है कि इंडिया की इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो अभी 5.5% क्रूड पे आप जानती हैं जी, जो एक समय 35 से 40% हुआ करती थी। और जब वर्ल्ड की कीमतें अभी सब $1000 के नीचे आ गई है, जो ऊपर में $2000 चली गई थी, तो ये ड्यूटी रिवाइज होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से 4 जून को जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो ये मुद्दा अजय जी हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास उठाएंगे और हम मांग करेंगे कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है क्रूड की बढ़ाई जाए और रिफाइंड ऑयल की और ज्यादा बढ़ाई जाए, और क्रूड और रिफाइंड में कम से कम 15% का गैप करा जाए। तो जैसे क्रूड की आज 5.5% ड्यूटी है, तो हमारा कहना कम से कम होगा कि भी ये 5.5 की ड्यूटी को आप क्रूड की कम से कम 15 से 20 करिए, और रिफाइंड की ड्यूटी जो आज चल रही है 13.25, ये इसको आप कम से कम 30% करें। तो
ये बहुत जरूरी हो जाएगा एंड इससे थोड़ा इंडिजिनस ऑयल को सहारा मिलेगा और इंडिजिनस ऑयल को प्रोक्योर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में, किसानों को बेटर प्राइस देने में सहायता मिलेगी। और फिर इंडिजिनस ऑयल का फ्यूचर जो है और ग्रोथ पाथ जो है वो वेल सेट रहेगा। मतलब आज हम चाह रहे हैं कि हर साल 10%, 15% ग्रोथ हो इंडिजिनस ऑयल की, तो जब भी पॉसिबल हो सकती है कि हम एक रेम्युनरेटिव प्राइस स्ट्रक्चर भी क्रिएट करें और क्वालिटी पे ध्यान दें, नए इन्वेस्टमेंट करें। ये साथ के साथ में बातें हैं। तो ये सब बातें हम टेकअप करने वाले हैं साथ में एंड चाहेंगे कि इंडिजिनस ऑयल जो अदर ऑयल है, उनका नाम अदर ऑयल बोला जा रहा है, जी। वो एक प्रोमिनेंट ऑयल बने सबकी नजरों में और एक वैल्यू प्रोपोजिशन बने। और अजय जी ने जैसे कहा है कि केमिकल कंपोजिशन तो दोनों ऑयल के बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टीज भी बहुत बेहतरीन है, तो वो भी कंज्यूमर तक पहुंचने की जरूरत है। और अपने रायसेला वालों ने भी कहा है कि कंज्यूमर की तरफ कैंपेन होना जरूरी है, उसकी अवेयरनेस और बढ़ना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर ऑयल्स की वैल्यू कितनी है। मुझे खुद को याद है कि मैं 2001-2 में जब एसीए का प्रेसिडेंट था, तब मैं एक डेलीगेशन जापान लेके गया था राइस ब्रान ऑयल के लिए, और उस समय मेरिको सिर्फ सफोला बनाते थे। तो हर्ष मरीवाला जो मेरिको के चेयरमैन है, उनको मैंने कहा कि राइस ब्रान भी बहुत अच्छा ऑयल है, आप इस पे भी गौर करिए। तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी हेड डॉक्टर लुइस को मेरे साथ डेलीगेशन में भेजा था। और डॉक्टर लुइस जब वहां से जापान से वापस आए तो मेरिको के बोर्ड को उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कहा कि यस, राइस ब्रान भी बहुत अच्छा तेल है। तो फिर मेरिको ने इन प्रिंसिपल डिसीजन लेके ब्लेंड बनाया सनफ्लावर और राइस ब्रान का, और उसका नाम दिया सफोला गोल्ड, और वो मार्केट करना शुरू किया। तो हमें खुशी है कि एब्सोल्युटली संदीप जी, अगर आप शुरुआत में, मुझे भी याद है, अगर आज से 8-10 साल पहले की बात की जाए तो राइस ब्रांड के बहुत फ्यूअर ब्रांड्स हुआ करते थे, लेकिन अब हमने काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंपनीज को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए देखा भी है। पुनीत तो हमारे साथ हैं ही। पुनीत, आप कैसे देखते हैं मार्केट शेयर? और जैसे आप, पूरा ही पैनल कह रहा है कि एक पुश की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, कंज्यूमर बेसिस पे भी, गवर्नमेंट बेसिस पे भी। सो एज ऑफ नाउ कैसे देखते हैं, किस तरह का मार्केट शेयर है, कैसे आप डिमांड और डिमांड ग्रोथ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं? मनीषा जी, ऑलमोस्ट 7 to 8% इंडिया की जो एडिबल ऑयल की डिमांड है आज की डेट में राइस ब्रान ऑयल से पूरी हो रही है। सिर्फ उसमें इशू ये है कि सिर्फ 3 से 4% उसका ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग खरीद रहे हैं, जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसको भी वैल्यू मिल पा रहा है। बाकी जो राइस ब्रान ऑयल बिक रहा है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट ऑयल के तौर पे बिक रहा है कि जब बाकी इंपोर्टेड ऑयल महंगे हो जाते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए यूज हो जाता है। ये जो 3 से 4% की मैं बात कर रहा हूं, इसको बढ़ाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे हम देख रहे हैं कि और ब्रांड्स मार्केटिंग में आते जा रहे हैं और राइस ब्रान ऑयल की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो फॉर्च्यून है, रायसेला है, कारगिल है, सब लोग अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने माउथ टू माउथ, वर्ड ऑफ माउथ कन्विंसिंग से राइस ब्रान ऑयल के जो मार्केट है उसका एक अलग ही नेटवर्क तैयार कर लिया है। उसमें जो लाखों लोग राइस ब्रान ऑयल को यूज कर रहे हैं, उनका इतना ज्यादा भरोसा है इस ऑयल के ऊपर कि वो सुबह, मतलब मैं आपको बोलूंगा तो कुछ लोग 2 स्पून राइस ब्रान ऑयल के मॉर्निंग में इनटेक करते हैं एज सच फॉर इट्स बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम बाकी चीजों में यूज करने के अलावा। तो मार्केटिंग अगर एंगल से देखा जाए तो स्कोप बहुत ज्यादा है। जो प्राइजेस हैं, ब्रांड प्रीमियम कमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अच्छे यूएसपीज लेके आए। जैसे कि ट्रांसफैट फ्री एक यूएसपी है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक हेल्दी ऑयल बेच रहे हैं, तो वो जब तक सेफ नहीं होगा तब तक लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो ट्रांसफैट फ्री राइस ब्रान ऑयल लेके आना। आजकल हम देखें तो रिफाइंड ऑयल के खिलाफ एक कैंपेन भी चल रहा है जहाँ पे लोग बोलते हैं इससे कैंसर हो जाता है राइस ब्रान, किसी भी रिफाइंड ऑयल से, क्योंकि उसमें GE-MCPD तैयार होता है। तो राइस ब्रान ऑयल या कॉटन सीड ऑयल को इस तरह से प्रोसेस किया जाए कि वो GE-MCPD कंट्रोल्ड रहे। उस तरह के ऑयल को अगर हम मार्केट में लेके जाएंगे तो जो ब्रांड है वो कोई भी प्रीमियम कमांड कर सकती है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए सेफ्टी सबसे पहले आता है। हाँ जी, और न्यूट्रिशन उसके बाद। एब्सोल्युटली, सेफ्टी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स अब देखते हैं और उसके लिए प्रीमियम देने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। अजय जी, एक फाइनल सवाल आपसे, अब यहाँ पर आगे जाते हुए, डिमांड है, इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री है, मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप आगे यहाँ पर आता हुआ और किस तरह का काम करने की जिक्र है? देखिए, ये हमारे दोनों ऑयल जो है निश ऑयल्स हैं,
जैसे ओलिव ऑयल है, निश ऑयल है, उसी तरह से हमारे ये कॉटन हुए, ये राइस ब्रान हुआ, ग्राउंडनट हुआ और ये मस्टर्ड हुआ, ये सब चारों जो हमारे इंडिजिनस ऑयल्स हैं, ये निश ऑयल्स। अब हमको सिर्फ ये चाहिए, जैसे वोकल फॉर लोकल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, कि हमको अपने ऑयल्स में क्या सुंदरता है, क्या अच्छाई है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और उसको इक्विवेलेंट क्वालिटी का, जैसे अभी ये बता रहे थे कि साहब उसमें ट्रांस फैट फ्री या उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना करके हम बेचें, पुनीत जी जो बता रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोगों को इंडस्ट्री को उस पर फोकस करना चाहिए कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको सपोर्ट करे, जिसमें टेक्नोलॉजिकली इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारी मील बचती है इंडिया में, हम मील सरप्लस कंट्री हैं, तो वो मील की प्राइसिंग को भी लेकर थोड़ा सा ध्यान दें कि मील का सही प्राइस इंडस्ट्री को मिले और इंडस्ट्री सही प्राइस एग्री कमोडिटी फार्मर को दे सके। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं कि मील पर पुश करें और हम अपने लोकल ऑयल की सुंदरता को समझें और उसको ब्लेंडेड ऑयल की तरह या एक स्पेसिफिक यूज, जैसे किसी का फ्राइंग में है, राइस ब्रान में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि अगर जैसे आपने बताया पुनीत जी ने कि लोग खाते हैं, आप थाईलैंड में जाइए, वहां एक्सपेल करके इस ऑयल को और कैप्सूल बना के आपको मेडिसिन की शॉप पर मिलता है ये ऑयल। इसी तरह से मतलब हम अपने ऑयल की सुंदरता को समझें और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट। थैंक यू। पॉइंट टेकन। संदीप जी, अजय जी, पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और उस बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन के लिए भी। तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मील के तौर पर हैं, एडिबल ऑयल के तौर पर हैं, हेल्थ तो है ही यहाँ पर, और जिस तरह का आपने यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन दिया, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स यहाँ से निकल के आए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।